नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। उनमें जो टॉपिक्स हैं वो देखिएगा। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आज का अपना पहला जो प्रश्न है वो ये है, यानी लिंग से संबंधित है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का अपन को चयन करना है। तो देखिए, नीम, वटवृक्ष, इमली, पीपल। आई थिंक आप लोग आराम से कर लोगे। देखिएगा, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है कि प्रतीक चिन्ह, यानी संज्ञाओं के जिस रूप से अपन को पुरुष और स्त्री जाति के बारे में जो बोध होता है उसे ही अपन लिंग कहते हैं। जैसे अपने सामने वाक्य आ जाए कि लड़का खेल रहा है तो ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और आ जाए कि लड़की खेल रही है तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें स्त्रीलिंग शब्द अपन को पूछा है तो स्त्रीलिंग आराम से छांट लोगे आप लोग। नीम खड़ा है, आप वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। कोई भी शब्द आएगा तो आप उसका लिंग निर्धारण कर लोगे। वटवृक्ष खड़ा है, इमली खड़ा है कभी नहीं होता है, इमली खड़ी है ना। और पीपल खड़ा है, ऐसे आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? इमली। यानी वाक्य में आप कोई भी शब्द आ जाए उसका प्रयोग करके देखेंगे तो अपना लिंग का निर्धारण वो आराम से कर सकेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। इनमें से मतलब है स्त्रीलिंग शब्द को अपन को छांटना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कई जगह आपको पुस्तकों में देखने को मिलता होगा कि दही खट्टी है ना। कई जगह अपन पढ़ते हैं तो यही मिलता है अपन को। आपके इस महीने कितनी बचत हुई? शरबत मीठा है, उसका लेन देन बहुत सही है। तो इसमें देखिएगा आप लोग, दही कभी भी खट्टी नहीं होती है, दही हमेशा खट्टा होता है। ये पुल्लिंग शब्द होता है, परंतु पुस्तकों में भी इसको स्त्रीलिंग मिलता है आपको पढ़ने में। जबकि इसमें शरबत भी पुल्लिंग होता है, लेन देन भी, बल्कि बचत जो शब्द है वो क्या होता है? हमेशा क्या रहता है? स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। इस प्रकार से आप इन चीज़ों का निर्धारण वो आराम से कर भी सकते हो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, पुल्लिंग नहीं है, सीधी सी बात है, इसमें भी स्त्रीलिंग ही अपन को पूछा है। तो कोयल, तारा, हाथी, व्यक्ति, आराम से छांट लोगे। कोयल होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। आगे देखिए, हाथी से स्त्रीलिंग बनेगा। अब हाथी जो शब्द होता है ना वो हमेशा क्या रहता है? ध्यान रखना इस बात का, हमेशा क्या रहता है? हाथी शब्द पुल्लिंग में ही प्रयुक्त आता है। ठीक है ना। हाथी, तो इसका देखिएगा, मादा हाथी, अथ्यायन, अथनी या फिर अथ्यानी। मतलब इसका स्त्रीलिंग बनाना है अपन को। किसका? हाथी शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है। तो हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? अथनी। अथनी होता है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप मादा हाथी भी कर सकते हो, इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। दर्शन शब्द किस प्रकार का है? तो आराम से कर लोगे। दर्शन शब्द पुल्लिंग होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है ये सब। और दूसरी बात, ये बहुवचन भी होता है। सूर्य से स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? तो सूर्य से स्त्रीलिंग आराम से कर लोगे। देखो, शोर नहीं बनेगा, सूर्य नहीं बनेगा, सूर्या बनेगा। क्या बनेगा? सूर्या। जैसे छात्र से छात्रा। तितली का लिंग परिवर्तन होता है। तितली हमेशा एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त आता है। जैसे मछली है, तितली है, चील है, चींटी है, चिड़िया है, ये शब्द हमेशा के लिए क्या आते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं ये शब्द। इनके सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? ये नहीं है कि तितली नहीं कर दिया या तितलियां कर दिया, इसके नर जोड़ देना है। तो नर तितली जो शब्द है वो इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। तितली, मछली, मक्खी, चील, चींटी, चिड़िया, ये शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं, तो नर तितली हो जाएगा। बहुवचन किसे कहते हैं? अब ये तो आप आराम से जानते होंगे कि बहुवचन किसे कहते हैं।
सीधी सी बात है, वचन का जो चैप्टर है उसमें ध्यान रखना कि पदों के जिस रूप में उसके एक या अधिक होने का जो बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, अपन वचन कहते हैं। जैसे लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, कोई वाक्य आ जाए अपने सामने कि लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, होशियार है, तो इसका लड़के बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो लड़का का लड़के बहुवचन हो जाएगा, लड़की को लड़कियां हो जाएगा, कर दोगे ना, बच्चा का बच्चे हो जाएगा। ये दिखने में बड़े आसान है, परंतु इनके प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो अपने लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। तो इसमें अपन को क्या पूछा है कि वचन किसे कहते हैं, तो देखिएगा प्रत्येक जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़िए। शब्द के जिस रूप में वस्तु की संख्या का बोध होता है, नहीं। शब्द के जिस रूप में किसी जाति का बोध होता है, नहीं। शब्द के जिस रूप में किसी वस्तु का बोध होता है, शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं अपन, बहुवचन कहते हैं। अनेक वस्तुओं का बोध, समझ रहे हो बात को, ये है सही उत्तर। अगला देखिएगा, पुस्तक का बहुवचन रूप क्या होगा, तो आराम से कर लोगे, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। किस विकल्प में एक वचन और बहुवचन का जो जोड़ा है वो गलत है, तो इसमें माता का क्या हो जाएगा, माताएं हो जाएगा, ऋतु को ऋतुएं हो जाएगा, वधु को वधुएं हो जाएगा, कुटिया को कुटियां हो जाएगा। इसमें सारे ही सही हैं, कोई भी इसमें कोई भी मतलब है गलत की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। और कुछ शब्द हमेशा के लिए क्या होते हैं, मतलब बहुवचन होते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग कि प्राण जो शब्द है, दर्शन जो शब्द है, आंसू जो शब्द है, बाल है, हस्ताक्षर है, ऐसे जो शब्द होते हैं ना वो हमेशा ही क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, हमेशा के लिए बहुवचन। और कुछ शब्द हमेशा के लिए एक वचन होते हैं, जैसे जनता है, माल है, पृथ्वी है, पुलिस है, वर्षा है, पानी है। ऐसे शब्द हमेशा के लिए क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। किस विकल्प में एक वचन बहुवचन का जोड़ा गलत है, तो खेती का खेतियर, बच्चा का बच्चे, वकील का वकला, ये वाला साफी पड़ा, वकीलों हो जाएगा ना। मेरे आते ही पिंजरे से उड़ गई, रिक्त स्थान दे दिया है अगले ने। इसमें मतलब उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो अपन यहाँ पर क्या समझते हैं कि चिड़िया कर देते हैं, चिड़ियों कर देते हैं, चिड़िया कौन सा करें, मेरे आते ही पिंजरे से चिड़िया उड़ गई, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। समझ रहे हो ना बात को, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी। यहाँ पर चिड़िया शब्द बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। क्रिया की अवस्था का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यानी क्रिया की अवस्था का अपने बोध कराते हैं, तो उस शब्दों को अपने क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। आ रही है ना बात समझ में, क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। अवस्था का मतलब समय। राम पढ़ता है वाक्य में किस प्रकार का काल है, सारे मैंने काल वैसे करवा रखे हैं, ये सारे टॉपिक आप प्ले लिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हो। देखिए राम पढ़ता है, वाक्य में काल है, सीधा सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है काल से, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, मतलब काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। अब जो वर्तमान काल होता है ना, इसके मुख्यतः पांच भेद माने गए। तो राम पढ़ता है, इसमें अपन को काल बताना है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, राम पढ़ता है सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, यानी वर्तमान काल के इस भेद के अंतर्गत क्या होता है, क्रिया का साधारण सा रूप अपने सामने होता है, जिसकी पहचान होती है कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ आदि शब्द जुड़े होते हैं। तो इसमें राम पढ़ता है, तो क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, शाम क्रिकेट खेल रहा होगा, रहा होगा, शाम क्रिकेट खेल रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस, और आप काल का प्रश्न आपका किसी भी हालात में गलत नहीं होगा। तो देखिए रहा होगा, होगा, होगी, होंगे, यहाँ पर संदिग्धता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल की शाम क्रिकेट खेल रहा होगा, निश्चित कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, होगा, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, अंत में ता होगा, ती होगे, ते होंगे, ऐसे शब्द जुड़ा रहता है।
खेल रहा होगा, पूजा नृत्य कर रही होगी, फिर वह कॉलेज जाता होगा। इस प्रकार के शब्द होते हैं, वो जो वाक्य होते हैं उसमें क्या माना जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल के रूप में माना जाता है। मैच खत्म हो गया, इसमें मतलब है काल का रूप पूछा अपन को, मतलब कौन सा काल है, सामान्य है, अपूर्ण है, पूर्ण है या फिर संदिग्ध है। तो इसमें देखिएगा आप लोग, पूर्ण वर्तमान काल है, मैच है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, पूर्ण वर्तमान काल, सही है। गाय प्यासी है, यानी गाय प्यासी है, किस प्रकार का है, तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। शायद वर्षा आएगी, किस प्रकार का है, शायद वर्षा आएगी। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, क्या व्यक्त की जा रही है, संभाव्य वर्तमान काल, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद भैया आए, रमा मंदिर गई हो, शायद माता जी ने खाना बनाया हो, तो इसी प्रकार से शायद वर्षा आएगी, तो संभावना व्यक्त की जा रही है। राम ने पाठ पढ़ा, वाक्य में किस प्रकार का काल है, राम ने पाठ पढ़ा, तो ये मतलब भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल में ये कौन सा है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। कैसा वाक्य है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। यदि राम नहीं आया तो हम कार्य संपन्न नहीं कर पाते, यदि राम नहीं आया होता तो हम कार्य संपन्न नहीं कर पाते। काल का किस प्रकार का ये भेद है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल है। कौन सा है, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें तातो तीतो, जैसे देखिएगा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम आते, तो यहाँ पर यदि राम नहीं आया होता तो हम कार्य संपन्न नहीं कर पाते, तो यहाँ पर हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो गया। भूतकाल के कई बार सीधे सीधे भेद पूछ लेता, ध्यान रखना, 6 होते हैं। राम ने पाठ पढ़ा है, मतलब इसमें अपन को क्या पूछना चाह रहा है, कारक पूछना चाह रहा है। राम ने पाठ है पढ़ा है, तो इसमें आराम से आप लोग कारक तो कर ही लोगे, कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए कारकों के मामले में। तो देखिएगा वाक्य में कारक शब्द कौन सा है, तो कारक एक ही जुड़ा हुआ है, आराम से पहचान लिया होगा, ने है, क्योंकि राम करता है और पाठ है, इसमें कर्म कार्य कर रहा है, क्रिया पढ़ना हो रही है, तो आराम से कर लोगे, ने। श्याम ने गृह कार्य किया, अगला अपने सामने प्रश्न आता है, श्याम ने गृह कार्य किया, तो इसमें कारक का भेद पूछा अपन को, तो ध्यान रखिएगा, कारक का भेद, इसमें कार्य किसने किया है, श्याम ने, तो श्याम इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो रहा है, ठीक है। कर्ता और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखना, कर्म कारक भी है साथ साथ में, क्योंकि श्याम ने क्या किया है, गृह कार्य किया है। एक ही वाक्य में 2-3 कारक हो सकते हैं। राम दूध पिता, वाक्य में कारक कौन सा है, तो कर्ता कारक भी है, राम है इसमें कर्ता का काम कर रहा है, दूध पीने का कर्म कर रहा है, तो इसमें सीधा सीधा अपन को पूछ लिया तो कर्म कारक होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्म कारक है। वैभव पेन से लिखता है, वाक्य में कौन सा कारक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और अक्सर परीक्षा में यही कारक पूछा भी जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैभव पेन से लिखता है, तो से इसे आराम से समझ गए होंगे, कर्ण कारक होगा। से द्वारा, के द्वारा जिसमें आता है वो कौन सा कारक माना जाता है, कर्ण कारक ही हमेशा माना जाता है, क्योंकि कर्ण का मतलब क्या होता है, एक तरह से साधन होता है। जैसे ललिता चाकू से फल काटती है, तो चाकू इसमें साधन का काम कर रहा है, इसमें पेन साधन का काम कर रहा है। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो खिलौना खेलने के लिए मतलब साधन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। राम ने लाठी से सांप मारा, तो लाठी है वो उसमें साधन का काम कर रही है। भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, के लिए शब्द देखते ही आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, संप्रदान कारक होता ही होता है, ठीक है ना। के लिए, के वास्ते, के खातिर, के निमित्त, ऐसे शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर, संप्रदान कारक होता है। और दूसरी बात ये होता है, देना क्रिया का कहीं पर भी प्रयोग किया जाए, जैसे सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए, सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, उन सभी में क्या होता है, संप्रदान कारक ही होता है।
देना क्रिया जहाँ पर प्रयुक्त होती है ना। पेड़ से पत्ता गिरता है, परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, और आप आराम से कर भी लोगे, कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें से देख कर्ण मत कर देना, ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, परंतु इसमें अपादान कारक होता है। कैसे होता है? पेड़ है, उससे पत्ता गिरता है, तो ये पेड़ इससे ये पत्ता गिर गया, तो मतलब इससे अलग हो रहा है। अलग होने का जहाँ पर भी भाव आता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे छात्र खेल कर मैदान से चले गए, तोता पिंजरे से उड़ गया, गंगा हिमालय से निकलती है, प्रधानमंत्री चीन से लौट आए, सभी में अपादान कारक होता है। अक्सर परीक्षा में यही पूछा जाता है। और भय की स्थिति में भी अपादान कारक होता है ना। बच्चा सांप से डर गया, खरगोश बाघ से डरता है, ऐसे। विकास की पुस्तक यहाँ वहाँ पड़ी है, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। विकास की पुस्तक यहाँ पड़ी है, तो विकास का पुस्तक के साथ में क्या हो गया, का के की किस में आते हैं, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। संबंध कारक है, जैसे राम का भाई आ रहा है, मेरा विद्यालय जयपुर है, तो मतलब एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित रहता है ना। अपना परिचय पत्र दिखाओ, ऐसे शब्द आते हैं उसमें। राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक है? तो राम है, वो तो कर्ता है, कलम है वो, इसमें कर्ण कारक आ गया, लिखना है वो कर्म कारक आ गया, तो इसमें कलम से का प्रयोग साथ में हो रहा है, इसका मतलब इसमें कर्ण कारक भी साथ में अपनी भूमिका निभा रहा है। एक वाक्य में 2-3 कारक हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। राजा सेवक को धन देता, मैंने आपको अभी पीछे बताया है, देना क्रिया का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर हमेशा कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक का प्रयोग है वो किया जाता है। ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है? अब अपन को सभी का पता होना चाहिए। किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं, सोहन जयपुर गया है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। तो आराम से हम किससे, नाक से, तो नाक इसमें किसका काम कर रही है, साधन का काम कर रही है, और आप लोग आराम से इसको पहचान भी लोगे। सीता गीता से सुंदर है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब दो वस्तु में तुलना की जाती है ना, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है जब दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। तो जैसे देखिए, सीता गीता से सुंदर है, मोहन सोहन से अच्छा है, चीन भारत से बड़ा है, इस प्रकार से अगर तुलना करते हैं तो वहां पर कौन सा कारक माना जाता है, अपादान कारक माना जाता है। ठीक है। बहुसात से लजाती है, अब लजाना, शर्माना आदि ये जो क्रियाएं आती है ना, उन सभी में भी कौन सा कारक होती है, कौन सा कारक होता है, इसमें भी अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक, यानी बहुसात से लजाती है। छात्र शिक्षक से लजाता है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें भी हमेशा अपादान कारक ही होता है। अब आगे जो हैं वो अपने एक्चुअल में क्या है कि वाच्य के प्रश्न आए हैं, और कई विद्यार्थियों की ये डिमांड भी थी कि सर वाच्य वाला जो टॉपिक है वो अगर करवा देते तो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अगर मिल जाते तो बहुत ही अच्छा रहता। तो देखिएगा, वाच्य का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं अपन, यानी क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार उसका बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य मूल रूप से 3 होते हैं, आप सभी जानते होंगे। वाच्य में 3 होते हैं, एक तो होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। तो राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अपन को इसमें वाच्य पूछा है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे के द्वारा से द्वारा जुड़ जाता है ना, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। ध्यान रखना, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता इसमें गौण रहता है, और क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। मतलब कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, राम के द्वारा पत्र है, तो पत्र क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया है वो भी पुल्लिंग में आएगी। ये नहीं है कि राम के द्वारा पत्र लिखी जाती है, लिखा जाता ही यहाँ पर आएगा। समझ रहे हो बात को। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य आ जाए कि बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाता है, तो बच्चे बहुवचन हैं, और इसमें शोर जो है एक वचन में मचाया जाएगा, ये भी एक वचन में ही प्रयुक्त हो रहा है। समझ रहे हो बात को।
लड़कियों के द्वारा गीत गाया गया। तो यहाँ पर लड़कियां है ना, कर्ता तो गौण रहता ही है, परंतु कर्म गीत है, तो गीत एक वचन है, तो वहाँ पर गीत गाया गया वो भी एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। कर्तृवाच्य का ये कर्मवाच्य का ये प्रमुख नियम होता है। रामपत्र नहीं लिखेगा वाच्य किस प्रकार का है? रामपत्र नहीं लिखेगा, तो ये है कर्तृवाच्य। राम एक वचन है, मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं ही प्रयुक्त होती हैं। तो ये वाक्य कैसा हो गया? वाच्य कैसा हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। कभी नहीं देखते भाववाच्य में मत बदल देना। भाववाच्य में हमेशा के लिए अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। इसमें देखिएगा, जैसे मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, ऐसे शब्द आते हैं ना, उसमें भाववाच्य होता है। ये आ गया। अब मुझसे हंसा नहीं जाता, वाच्य किस प्रकार का? यानी ये किस प्रकार का वाच्य? तो ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य है। इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मोनिका से हंसा नहीं, यानी नकारात्मक अर्थ देते ना, वहां पर भाववाच्य माना जाता है। व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें से वाक्य है अपन को सही नहीं लग रहा? तो देखिए, कर्तरी जो वाच्य है इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। कर्मवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, यानी सभी प्रेरणार्थक जो क्रियाएं होती हैं, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो इसमें सही है कि कर्म जो वाच्य होता है ना, सही नहीं पूछा अपन को। कर्म वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, जबकि कर्मवाच्य में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कर्मवाच्य की परिभाषा बतला देता हूँ। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती हैं और कर्तृवाच्य होता है ना, उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त हो जाती हैं, ठीक है। कर्मवाच्य में हमेशा के लिए सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। क्या वह लिखेंगे वाक्य को, मतलब भाववाच्य में बदलना अपन को। अब भाववाच्य में किस प्रकार से ये वाक्य बदला जाएगा अपन को, तो ध्यान रखना, क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या वह लिखेंगे, वह की जगह क्या हो जाएगा? उनसे हो जाएगा। क्या उनसे लिखा जाएगा? जैसे देखिएगा, बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिनको अपने भाववाच्य में बदल सकते हैं। जैसे कर्तृवाच्य राम पढ़ता है, तो राम से पढ़ा जाएगा, राम से पढ़ा जाता है, ये भाववाच्य हो गया। फिर रानी हंसी, तो रानी के द्वारा हंसा गया। इस प्रकार से भाववाच्य में उसको बदल सकते हैं। किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है, अपन को यहाँ पर क्रमवाच्य नहीं छांटना है। तो देखिएगा, बीना ने पुस्तक पढ़ी, उसका मोबाइल खो गया, नौकरी मिल गई, साहिल से दौड़ा नहीं जाता। तो अपन को इसमें क्रमवाच्य नहीं ढूंढना इसमें। तो ध्यान रखना, साहिल से दौड़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य का वाक्य है। बीना ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पुस्तक के अनुसार ये ने देखते आप बदल मत देना कभी भी कि भाई ने जुड़ गया तो ये कर्तृवाच्य। तो कर्मवाच्य का भी एक नियम होता है, जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही होती है, वहां पर ने परसरक का प्रयोग है वो किया जा सकता है। उसमें ऐसे नहीं है कि वो कर्तृवाच्य में हमेशा के लिए ने प्रयुक्त होगा, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। कई कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें ने जुड़, जैसे आपके सामने वाक्य आ जाए कि कृष्णा ने पत्र लिखा, तो ये जो वाक्य है ना, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य होता है। घनश्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो घनश्याम पुल्लिंग है, फिर भी पुस्तक के अनुसार क्रम बदल रहा है, तो ने परसरक जुड़ रहा है, फिर भी इसमें कौन सा वाच्य माना जाएगा? कर्मवाच्य माना जाएगा, क्योंकि क्रम के अनुसार क्रिया इसमें बदल रही है। अगला है कि इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सीधा सीधा ही पढ़ा है। छात्रों द्वारा आ गया, आम नागरिकों द्वारा आ गया, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य आ गया। तो साफ साफ है, पढ़ा ऊपरी ऊपर है। ये वाच्य वाले प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करना आपकी बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आज प्राचार्य के द्वारा मधुर गीत गाया गया, कर्तृवाच्य में बदलिए इसको, मतलब कर्तृवाच्य में बदलना ये है तो कर्मवाच्य का वाक्य। तो इसका कर्तृवाच्य होगा, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। 2 नंबर। इस प्रकार से अपन ने लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किए हैं।
स्पेशली आप ध्यान रखना, ये वाच्य वाले प्रश्न है ना, उनको थोड़ा सा ढंग से करना, और तो आप आराम से कर लोगे, परंतु ये जो लिंग वचन वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी अक्सर परीक्षाओं में अपने गलत हो जाते हैं। अपन इन ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे बिंदुओं को बड़े हल्के में लेते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं कि वचन कर देंगे, लिंक कर देंगे, परंतु परीक्षा में सारे प्रश्न जो होते हैं उनका अंक भार समान होता है। ये नहीं है कि संधि का प्रश्न 10 नंबर का आएगा, लिंग वचन का 2 नंबर का आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। सभी समान होती हैं, इसलिए हर एक बिंदु पर गौर से पढ़ते हुए आगे बढ़ते से। धन्यवाद दोस्तों।